हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड बिहेवियर की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक जो है वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इस यूनिट के अंदर सबसे पहले जो आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, सब डिवीजन एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, इसके बाद में फिजिकल फैक्टर हैं जैसे सॉइल, वाटर, एयर एंड टेम्परेचर। उसके बाद में आते हैं बायोटिक फैक्टर्स, उसमें आता है इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स। फिर आता है न्यूट्रलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एंटी बायोसिस, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जिसमें आता है लिबी का लॉ ऑफ मिनिमम, लिबी का न्यूनतमता का सिद्धांत। उसके बाद है सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ये सभी टॉपिक जो है वो इस फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले आता है इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है वो है ओइकोस, जिसका मतलब होम या हैबिटेट यानी आवास स्थान। दूसरा होता है लोगोस, उसका मतलब है टू स्टडी यानी आवास का अध्ययन करना, जो है वो इकोलॉजी कहलाता है। देयरफॉर इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स होम और नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस। यानी कि इकोलॉजी जो है किसी जीव का उसके प्राकृतिक आवास स्थान में ही उसका अध्ययन करना है। द टर्म इकोलॉजी कॉइन्ड बाय रिटर, यानी जो इकोलॉजी जो टर्म है या शब्द है वो रिटर ने दिया था, सबसे पहले बताया, बट डिफाइंड एंड एक्सप्लेन बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1869। यानी जो शब्द है वो रिटर ने दिया, लेकिन उसकी जो व्याख्या है संपूर्ण रूप से व्याख्या करके उसको पब्लिश करने का जो कार्य है वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अब बात करते हैं इकोलॉजी के लिए जो डेफिनेशंस या परिभाषाएं जो दी गई थी अनेक वैज्ञानिकों द्वारा, उनमें से कुछ प्रमुख जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले 1936 में टेलर ने इसकी परिभाषा थी, द साइंस ऑफ द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स टू ऑल देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि सभी जीवों का जो रिलेशन या संबंध है उनके संपूर्ण पर्यावरण के साथ होता है। तो इसकी जो स्टडी है वो कहलाता है इकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू पी हैंडलर इन 1970, द साइंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि यह एक विज्ञान है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव की और उसके एनवायरनमेंट के बीच में होने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन करना, ये कहलाता है इकोलॉजी। इसके बाद ईपी ऑडम ने 1963 में इकोलॉजी की परिभाषा दी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। उनके अनुसार ये एक अध्ययन है संरचना व उनके कार्यों का अध्ययन करना, यानी प्रकृति की संरचना व कार्यों का अध्ययन करना इकोलॉजी है। लेकिन 1971 में उन्होंने इसके साथ में और परिभाषा ऐड की, द साइंस ऑफ टोटलिटी ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट। यानी कि इकोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें संपूर्ण मानव की और उसके पर्यावरण का अध्ययन करना है। इसलिए जो है वो ईपी ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है, इन्होंने ही ये बताया था। उसके बाद आते हैं भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने 1968 में इसकी परिभाषा दी, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, फंक्शंस एंड फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जिसका मतलब है कि जीवों के आकार, उनके कार्यों तथा कारकों की अन्योन्य क्रियाएं या इंट्रैक्शंस का जो अध्ययन है ये कहलाता है इकोलॉजी। और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहते हैं। इसके बाद इकोलॉजी में आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के स्तरों की संकल्पना जो है वो इसमें आती है। तो साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इनटू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एटम्स टू बायोस्फीयर। यानी वैज्ञानिकों ने जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तरों के आधार पर जितने भी जीव है, पदार्थ हैं, उनको एटम से लेकर बायोस्फीयर तक विभाजित किया, यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर तक विभाजित किया। इकोलॉजिस्ट जो है वो मेनली फोकस जो है रखते हैं वो ऑर्गेनिज्म यानी जीव, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, यानी इनका जो है वो अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इकोलॉजी में जो सबसे छोटी यूनिट है वो आती है स्पीसीज। स्पीसीज मिलकर पॉपुलेशन बनाती है, अनेक पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है, अनेक कम्युनिटी जो है वो इकोसिस्टम बनाती है, अनेक इकोसिस्टम मिलकर बायोम बनाते हैं और सभी बायोम जो है वो मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इकोलॉजी का मतलब ये हुआ कि इसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ये जो चीज़ें हैं ये इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। लेकिन ये जो निचले स्तर के या अधिक छोटे जो लेवल्स है जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रोटोप्लाज्म, सेल, टिश्यूज़ तथा ऑर्गन्स, ये सभी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं। इकोलॉजी केवल इन
टॉपिक्स का ही अध्ययन किया जाता है। इन सब के आपस में इंटर रिलेशन का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की जो इकोलॉजी की स्टडी में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म या जीव। तो जीव किसे कहते हैं? इट इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। यानी यह एक ऐसी जीवित वस्तु है जो जिसमें यह योग्यता होती है कि वह अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकती है। तो ये ऑर्गेनिज्म या जीव कहलाता है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। यह इकोलॉजी के अंदर एक मूलभूत यूनिट है। दूसरा आता है स्पीसीज। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी स्पीसीज जो है वह जीवों का ऐसा समूह है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी प्रजनन कर सकते हैं तथा प्रजनन सम जो ऑफ स्प्रिंग है या संतति है वह उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं एक स्पीसीज या जाति। इसके बाद आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज दैट लिव इन द सेम एरिया एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। यानी पॉपुलेशन जो है या जो समष्टि है, इसका मतलब है कि ये एक जीवों का ऐसा समूह है जिन जो सेम ही स्पीसीज के हैं तथा किसी एक ही एरिया में रहते हैं तथा आपस में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं या अंतर क्रियाएँ करते रहते हैं, उसे कहते हैं एक पॉपुलेशन। अगली परिभाषा आती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी या समुदाय इसे कहते हैं। ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन द सेम एरिया एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। यानी कम्युनिटी या समुदाय किसे कहते हैं? तो इसमें यह है कि ये पॉपुलेशंस या समष्टियों का ऐसा ग्रुप है जिसमें अलग अलग प्रजातियां हैं और ये सभी एक ही एरिया के अंदर रहती हैं और एक ही एरिया में रहते हुए आपस में इंटरेक्ट करती है या अंतर क्रियाएँ करती है एक दूसरे के साथ। तो वह पूरा जो है वो एक कम्युनिटी या समुदाय कहलाता है। इसके बाद आता है इकोसिस्टम। ऑल द लिविंग थिंग्स बायोटिक इन एन एरिया इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ द नॉन लिविंग पार्ट्स एबायोटिक पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी इकोसिस्टम किसे कहेंगे कि किसी एरिया के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर सभी जीवित जो है वो जीव जो हैं ये सभी इंटरेक्ट करते हैं उसके चारों ओर जो नॉन लिविंग पार्ट्स है या जिन्हें एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, अजैविक कारक। तो जैविक कारक व अजैविक कारक जितने भी एक एरिया में रहते हैं उन सब का आपस में इंटरेक्शन जो है वो इकोसिस्टम का निर्माण करता है। इसके बाद आता है बायोम या जीवोम जिसे कहते हैं। इकोसिस्टम विद सिमिलर क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन लेवल एंड टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोम क्या है कि ऐसे इकोसिस्टम जो एक ही प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल जो है, बारिश जो है वो एक समान होती है, एंड टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक या जैविक कारक जो है वो एक समान हो। तो ये सभी जो है वो मिलकर एक बायोम या जीवोम का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद आता है बायोस्फीयर, रीजन ऑफ द अर्थ दैट इज़ होम टू लिविंग थिंग्स। यानी पृथ्वी के ऊपर जितने भी भाग में जीवित जीव उपस्थित हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर जो है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है इकोलॉजी के अंदर और ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी सबसे बेसिक लेवल है ये इकोलॉजी का। इसके बाद आती है ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी या इकोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो पहले जब इकोलॉजी को डिवाइड करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़, यानी वर्गीय बंधुताओं के आधार पर जो है वो इकोलॉजी दो प्रकार की होगी। पहली आ जाएगी प्लांट इकोलॉजी और दूसरी आ जाती है एनिमल इकोलॉजी। यानी प्लांट इकोलॉजी में सभी जितने भी पादप हैं उनका अध्ययन करना। फिर उसके बाद आता है एनिमल इकोलॉजी, जितने भी जीव जंतु हैं उनका अध्ययन करना एनिमल इकोलॉजी कहलाता है। दूसरा जो आधार आता है वो है हैबिटेट, यानी आवास के आधार पर इकोलॉजी को डिवाइड किया गया है। अब जिस प्रकार का आवास है उस प्रकार का नाम उसको दिया जाता है। जैसे स्थल के ऊपर इकोलॉजी का अध्ययन है तो वो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय इकोलॉजी कहलाएगा। जल के अंदर है तो एक्वेटिक इकोलॉजी, समुद्री जीवों का अध्ययन है तो मैराइन इकोलॉजी, किसी वन का अध्ययन कर रहे हैं इकोलॉजी का तो फॉरेस्ट इकोलॉजी, कोई घास स्थली है तो ग्रासलैंड इकोलॉजी, मरुस्थल का अध्ययन है तो डेजर्ट इकोलॉजी और किसी झील का जो है वो अध्ययन है तो लेक इकोलॉजी। तो जिस प्रकार का हैबिटेट होगा या आवास होगा उसके आधार पर ही उस इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का नाम दे दिया जाएगा।
अब आते हैं तीसरे आधार पर, जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि संगठन के स्तरों के आधार पर जो है वो पारिस्थितिकी को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। फर्स्ट आती है ऑर्टिकोलॉजी, या इसे कहते हैं हिंदी में स्व पारिस्थितिकी। इसका जो दूसरा नाम है ये पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहलाती है, क्योंकि इसमें जो है स्टडी एक पॉपुलेशन की जाती है। तो इसके अनुसार इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, अब सेम स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल है उसके ग्रुप को अपन कहते हैं पॉपुलेशन, एंड द इंट्रैक्शन ऑफ दीज पॉपुलेशन विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और इन पॉपुलेशन का यानी एक ही जाति के समूह जिसे पॉपुलेशन कहते हैं उनका इंट्रैक्शन या अंतर क्रियाएँ जो है उनका आपस में, और दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है पर्यावरणीय कारक उनके साथ, तो ये कहलाता है ऑर्टिकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी। इस इकोलॉजी जो ऑर्टिकोलॉजी है इसकी स्टडी की जो यूनिट है ये होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, या हम इसे कह सकते हैं पॉपुलेशन। तो इसकी यूनिट जो है वो पॉपुलेशन रहेगी, यानी पॉपुलेशन के आधार पर ही इसकी स्टडी की जाती है। इसके बाद आता है दूसरा जो है सिन इकोलॉजी, या इसे कहते हैं सम पारिस्थितिकी। इसका जो दूसरा नाम है ये कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहलाती है। ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, यानी ये अंतर क्रिया है किसके मध्य, स्पीसीज के मध्य, यानी भिन्न जो जातियां हैं उनके मध्य अंतर क्रियाएँ किसमें, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंतर्गत जितनी भी स्पीसीज है उन सब का आपस में इंट्रैक्शन। तो इसमें जो है वो यूनिट ऑफ स्टडी जो है ये होती है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का जो समूह होता है ये कम्युनिटी कहलाती है। तो इसकी जो यूनिट है ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहेगी। अब सीन इकोलॉजी को जो है वो आगे और भी विभाजित किया जा सकता है दो अलग अलग प्रकारों में। पहला आता है बायोम इकोलॉजी या जीवोम इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन कम्युनिटीज़ ऑफ विच इनहिबिट्स इन एनी स्पेसिफाइड रीजन। किसी एक विशेष क्षेत्र में जो रहने वाली अलग अलग कम्युनिटीज़ है, अलग अलग समुदाय जो है उनके मध्य जो इंट्रैक्शन होता है उनकी स्टडी जो है वो बायोम इकोलॉजी कहलाता है। जैसे मरुस्थल में रहने वाली सभी जातियाँ जो है वो आपस में इंट्रैक्ट जो करती हैं उसको अपन डेजर्ट इकोलॉजी कहेंगे। किसी घास स्थल में है तो वो ग्रासलैंड इकोलॉजी हो जाएगी। टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले जीवों की इकोलॉजी का अध्ययन जो है वो टुंड्रा इकोलॉजी हो जाएगी। तो ये सभी जो है वो बायोम इकोलॉजी के अंतर्गत आती है। दूसरा जो प्रकार आता है वो है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इसमें स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इसमें अध्ययन किया जाता है जैविक व अजैविक कारकों के मध्य अंतर क्रियाओं का किसी एक इकोसिस्टम के। तो एक इकोसिस्टम का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन इकोसिस्टम इकोलॉजी कहेंगे। अब इसके बाद आता है अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की जो अनुप्रयुक्त शाखाएं हैं, जो दूसरी अन्य शाखाएं हैं, उसमें आती है फाइटोजियोग्राफी। ये प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित शाखा है जिसमें प्लांट या पादपों का जो भौगोलिक वितरण है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है जू जियोग्राफी, इसमें प्राणियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या भौगोलिक वितरण है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है फ्रेश वाटर इकोलॉजी, या इसे कहते हैं लिम्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जो है वो स्वच्छ जलीय इकोलॉजी का जो है वो अध्ययन किया जाता है, फ्रेश वाटर का। फिर आता है मेराइन इकोलॉजी, या इसे कहते हैं ओशनोग्राफी। इसमें समुद्री जीवों की इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है इको जियोग्राफी या बायो जियोग्राफी। इसमें जो है वो पादपों व प्राणियों के जो भौगोलिक वितरण के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वो इसके अंतर्गत करते हैं। फिर आता है ह्यूमन इकोलॉजी, इसमें मानव का जो है वो पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है। फिर आता है रेडिएशन इकोलॉजी, इसमें जो नाभिकीय पदार्थ होते हैं और उनके जो विकिरण या रेडिएशंस होते हैं उनका जो है जीवों पर और वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है स्पेस इकोलॉजी, इसमें विभिन्न जीवों और उसके वातावरण पर जो अंतरिक्ष का वातावरण होता है उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है इको फिजियोलॉजी, या इसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें जीवों के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनके ऊपर वातावरण के भौतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है अप्लाइड इकोलॉजी, इसमें पारिस्थितिकी के सिद्धांत और उसके विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में जो है वो इकोलॉजी का उपयोग कैसे किया जा सकता है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। इसके बाद आता है पॉल्यूशन इकोलॉजी, इसमें प्रदूषण के प्रकार, उनके कारण, उनका प्रभाव और उनके जो नियंत्रण है या कंट्रोल है उसके उपाय का जो अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कंजर्वेशन इकोलॉजी या संरक्षण पारिस्थितिकी।
इसमें जो है वो विभिन्न प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज है या प्राकृतिक संसाधन है, उनका संरक्षण करना, उनका सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, उन सब का जो है वो अध्ययन इस ब्रांच के अंतर्गत किया जा सकता है। ये कुछ कम ही जो है वो ब्रांचेज है, इसके अलावा और भी बहुत ब्रांचेज है जो इकोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब आता है स्कोप ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी का जो अध्ययन क्षेत्र है या इसका जो किन दूसरे क्षेत्रों में इसका उपयोग हो सकता है, तो ये आता है स्कोप ऑफ इकोलॉजी के अंतर्गत। तो सबसे पहले आता है इट हेल्प्स टू टैकल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, फ्लड, ग्लोबल वार्मिंग ईटीसी। तो ये जो है इकोलॉजी के अंदर जो है वो अनेक प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे पोल्यूशन है, ओजोन का अपघटन है, बाढ़ आना है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, इन सभी समस्याओं का जो निराकरण है वो इस इकोलॉजी की स्टडी के कारण हम कर सकते हैं। दूसरा आता है इट इज़ नेसेसरी इन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो यह इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में जो है वो आवश्यक है, और ये जो जैव रासायनिक चक्र होते हैं उनको समझने के लिए इकोलॉजी की स्टडी आवश्यक है। जैसे ऑक्सीजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, इन सभी चक्रों का अध्ययन जो है वो हम इकोलॉजी के अंतर्गत ही कर सकते हैं। फिर आता है इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा का मतलब है जितनी भी वेजिटेशन या वनस्पति है, और फोना जो है वो प्राणी है। तो जीव जंतु जो है वो फोना के अंतर्गत आते हैं और पेड़ पौधे फ्लोरा के अंतर्गत। तो इकोलॉजी के कारण जो है वो फ्लोरा और फोना, इन दोनों का संरक्षण जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद आता है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन वेलफेयर, एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अध्ययन के द्वारा जो है वो मानव के जो है वो स्वास्थ्य के लिए, एग्रीकल्चर कृषि के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी इसका उपयोग जो है वो होता है। वी कैन मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड कैन प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिजास्टर। अब इकोलॉजी की स्टडी के द्वारा हम जो है वो नेचर के साथ में बैलेंस या संतुलन स्थापित कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, और जो इकोलॉजिकल डिजास्टर या जो आपदाएं आती है उनको हम उनसे हम बच सकते हैं। तो ये सब जो है वो स्कोप ऑफ इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। थैंक यू सो मच।